दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। आज की कहानी है रिश्ते में पारदर्शिता। गाड़ी ड्राइव करती हुई श्रुति बाहर के दृश्यों को देख रही थी। अभिषेक के साथ कई बार वह इस रास्ते से गुजरी थी, किंतु आज ये रास्ते उसे इतने अनजाने और बदले से क्यों लग रहे थे। सुबह का समय था, सड़क बिल्कुल खाली थी, गाड़ी की रफ्तार तेज थी। सड़क के किनारे पेड़ पौधे सभी पीछे की ओर भागते से प्रतीत हो रहे थे। श्रुति का मन भी पीछे की ओर लौट रहा था। डबडबाई आँखों में श्रुति ने आंसुओं को रोक कर रखा था, किंतु ये आंसू भी बड़े ज़िद्दी होते हैं। बेताब थे बाहर निकलने को। श्रुति ने गाड़ी रोकी, गाड़ी से बाहर उतरी, आँखों को पोंछा और मन में दृढ़ निश्चय किया, नहीं, मुझे रोना नहीं है, परिस्थितियों का सामना करना है। अपने जीवन को मैं बिखेरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। आंसू व्यक्ति को कमज़ोर बनाते हैं। वह फिर से गाड़ी में बैठी और आगे चल पड़ी। आंसुओं को तो उसने रोक लिया, किंतु मन का क्या? उसे भला कौन रोक सकता है, और कैसे? अतीत में वह खोती चली गई। श्रुति जब कॉलेज में थी उस समय अभिषेक उसके जीवन में पहली बार आया था, और कब वह उसके जीवन का हिस्सा बन गया उसे पता तक नहीं चला। स्वभाव से बिल्कुल सपाट, अंतर्मुखी और प्रेम प्यार जैसे शब्दों के प्रति पूरी तरह से उदासीन श्रुति ने अभिषेक को देखकर जाना कि किसी से प्रेम करना कितना खूबसूरत होता है, कितना प्यारा होता है। और जिस दिन श्रुति ने अपने सारे दायरे तोड़कर अभिषेक के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो अभिषेक सहर्ष तैयार हो गया। किंतु इस खूबसूरत दुनिया से श्रुति और अभिषेक कठोर धरातल पर तब आए जब उन्हें अपने अपने परिवारों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मन में ठानी कि बिना माता पिता के आशीर्वाद के वह विवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। वे उनकी सहमति के लिए रुकना चाहते थे। उनकी सहमति के लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया। 3 साल बीत गए, तब जाकर उनकी तपस्या पूरी हुई। अभिषेक का श्रुति के जीवन में आना मानो प्रेम के समंदर में बह जाने जैसा ही था। उसकी बाहें श्रुति की पूरी दुनिया बन चुकी थी। विचित्र सा बदलाव आया था श्रुति के व्यक्तित्व में। एक पल के लिए भी वह अभिषेक से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, किंतु जीवन तो जीवन है, समतल राह उसे कहाँ भाता है। समय और परिस्थितियाँ हमेशा भावनाओं से अपने आप को बड़ा साबित करने में लगी रहती हैं, और यही इन दोनों के साथ भी हुआ। श्रुति के प्रेम के समंदर में बहुत सारी जिम्मेदारियों ने टापुओं की तरह अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया था। श्रुति 3 जीवन एक साथ जी रही थी। पहला उसका ससुराल और दाम्पत्य जीवन, दूसरा उसकी नौकरी, और तीसरा उसका मायका। विवाह के तुरंत बाद पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण उसने माँ और छोटी बहन के देखरेख की सारी जिम्मेदारी ले ली थी। इन सब के बीच अभिषेक का सहयोग और प्रेम ही उसमें ऊर्जा का लगातार प्रवाह करता रहा, और इसी कारण वह इन सब से जूझ पा रही थी और आपस में सामंजस्य बैठाते हुए अपनी हर जिम्मेदारियों में खरी उतरती चली गई। समय पहले की तरह नहीं था। दोनों घंटों बातें नहीं कर पाते थे, किंतु छुट्टी के दिन एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेते थे। आखिर पति पत्नी जो ठहरे। पर कहते हैं ना, मानव जीवन जब शांत हवाओं की तरह बहने लगता है तब नियति विचलित होकर कोई न कोई पेंच अवश्य लगा देती है। यही इनके साथ भी हुआ, ताकि शांत हवाओं में उथल पुथल होना शुरू हो जाए। उस दिन श्रुति मायके से लौटी
तो घर में ढेर सारे बेसन के लड्डू देखकर चौंक पड़ी। अभिषेक को बेसन के लड्डू बहुत ही पसंद थे। इतने सारे लड्डू? हंसते हुए श्रुति ने पूछा। कहाँ से आए हैं भाई? कौन लाया है? भाभी जी ने भेजे हैं। श्रुति विस्मित होकर उसे देखने लगी। आंखों में ढेरों सवाल थे। कौन भाभी जी? कौन सी भाभी जी? अभिषेक ने उसे बताया, मेरे बचपन के दोस्त की पत्नी। लंबे अरसे से मैं अपने दोस्त से नहीं मिला था। उस दिन अचानक रास्ते में वह मिल गया और बातचीत का दौर शुरू हुआ। पता चला कि उसका ट्रांसफ़र इसी शहर में हो गया है। तुम अपने मायके गई हुई थी, उसी समय उसने मुझे अपने घर में बुलाया था। बहुत अपनापन लगा था वहाँ। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी हैं। उसकी पत्नी से मैं पहली बार मिला, लगा ही नहीं कि मैं पहली बार उनसे मिला हूँ। बहुत ही मिलनसार हैं। उस दिन के वार्तालाप के बाद से अक्सर मेरा हाल चाल पूछा करती हैं। तुम नहीं रहती हो तो मेरा बहुत ही ख्याल रखती हैं। अभिषेक की बातों को सुनकर श्रुति एक तरह तो बहुत प्रभावित हुई, किंतु दूसरी तरफ उसे कुछ विचित्र सा लगा कि छोटी सी छोटी बातें भी अभिषेक उसे बताए बिना नहीं रहता था। किंतु उसने इस बात को क्यों नहीं बताया था? भला इसे क्यों छुपा गया? एक तरफ भाभी जी का आना जाना और उनके मिठाइयों का और उपहारों की संख्या बढ़ने लगी, तो दूसरी तरफ अभिषेक के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन होने लगा। बात बात पर भाभी जी की तारीफ करना, उनकी सुंदरता और गुणों का बखान बड़ी दिलचस्पी लेकर करना श्रुति को कुछ अजीब लगा। रात में सोते समय श्रुति पर कम, फ़ोन पर अधिक ध्यान देना, भाभी जी का फ़ोन आने पर दूसरे कमरे में चले जाना, सुबह 4 बजे उठकर मैसेज करना वगैरह वगैरह उसकी दिनचर्या में शामिल हो गई थी। अक्सर ऐसा होता था कि जब श्रुति नहीं होती थी तभी भाभी जी का उसके घर आना जाना होता था। श्रुति को कई बार यह सब खटका। भाभी जी से श्रुति भी मिली थी, किंतु उसे भाभी जी में वैसी कोई बात नहीं दिखाई दी जितना अभिषेक बताया करता था। फिर भी उसने अभिषेक की सारी बातें आंख मूंद कर स्वीकार कर ली, यह सोचकर कि हो सकता है मुझे भाभी जी को पहचानने में भूल हुई हो। प्रेम अंधा होता है। इस तथ्य को चरितार्थ करते हुए श्रुति इन सब बातों को दरकिनार कर जिंदगी बड़े आनंद से जीती चली जा रही थी। अभिषेक के प्रेम और विश्वास के कारण वह कुछ देख ही नहीं पा रही थी। छुट्टी शब्द एक महकते बगीचे की तरह होता है। वह चाहे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो तब की छुट्टी हो या फिर ऑफिस में काम करते हो तब की छुट्टी हो। श्रुति को पता चला कि कल ऑफिस में छुट्टी है तो वह प्रसन्नता के मारे उछल पड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक पल में उसने पूरी छुट्टी का मन ही मन प्लान बना लिया। उड़ते कदमों से वह घर पहुंची। घर के सारे कामों को निपटाते हुए थक हार कर जब वह बिस्तर पर आई तब उसने पूरा प्लान फिर से देख लिया। रात के 11 बज रहे थे। अभिषेक सो चुका था। सोते हुए अभिषेक को वह मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। कितना निर्मल, कितना निर्दोष, बिल्कुल फरिश्ते की तरह। उसने धीरे से अभिषेक को चूमते हुए सोचा, कल का पूरा दिन इस फरिश्ते के नाम होगा। कल तुम्हारे पसंद की साड़ी पहनूंगी, तुम्हारे पसंद का ही खाना बनेगा, तुम्हारे ऑफिस से लौटने के बाद तुम्हारी पसंदीदा जगह घूमने जाऊंगी और फिर अंत में तुम्हारे ही पसंद के किसी होटल में रात का डिनर लेकर हम लोग घर लौटेंगे। सोचती हुई श्रुति को एक तरह नींद ने जकड़ा और दूसरी तरफ नियति ने अट्टहास किया। उसके दामन में तो कोई दूसरा ही राज छिपा था। सुबह में अभिषेक का हड़बड़ी में ऑफिस निकल जाना, फ़ोन का
छूट जाना, मैसेज के रिंगटोन पर श्रुति का ध्यान जाना और पूरे मैसेज को पढ़कर श्रुति का जीवन खत्म होने जैसा महसूस होना। यह सब इतना जल्दी हुआ मानो किसी फिल्म के लिए जल्दी में लिखी गई कोई स्क्रिप्ट हो। अभिषेक का पसंद का डिश बनाते हुए इतना कुछ हो गया उसने सोचा ही नहीं था। रसोई घर के फर्श पर बेजान सी बैठी श्रुति जाने कब तक शून्य में देखती रही। घर में फ़ोन छूट जाने पर भय और संशय के कारण अभिषेक ऑफिस से छुट्टी लेकर भागा हुआ घर आया। पूरे रास्ते अभिषेक के मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। भीतर कंपन और पूरी तरह घबराहट थी। ऑफिस से लेकर घर के रास्ते तक मानो उसने एक पूरा का पूरा युग जी लिया था। रास्ते उसे आज बहुत ही ज़्यादा लंबे लग रहे थे। जिंदगी उसके हाथों से फिसलती महसूस हो रही थी। व्यक्ति जब किसी आनंद या स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ गलत करता है तो उसे उस समय उसका एहसास नहीं होता है, किंतु जब उसे पकड़े जाने का भय होता है तो वह सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करने लगता है कि उससे कहाँ और कैसे चूक हो गई। वह पूरा समय उसे एक डरावने सपने की तरह लगा था। ऐसा सपना जिसमें श्रुति हमेशा के लिए उसके जीवन से जा चुकी हो, मानो वह गहरी नींद से अभी अभी जागा हो। यह क्या किया मैंने? अपने प्यार के साथ धोखा? सीधी सादी और निर्दोष श्रुति के साथ मैंने बहुत बड़ा छल किया है, सिर्फ कुछ क्षणों के आनंद के लिए। बेसुध सा अभिषेक घर पहुंचा और जब घर में उसने श्रुति को देखा तो होशो हवास खोकर उससे इस कदर लिपट गया मानो श्रुति उसे बरसों बाद मिली हो। श्रुति को कसमसाहट हुई। उसे ऐसा लगा मानो किसी पराये मर्द ने उसे स्पर्श कर दिया हो। किसी तरह अपने आप को छुड़ाते हुए चुपचाप वह कमरे में चली गई। अभिषेक सशंकित हुआ। उसे कुछ तो अजीब लगा। डर और घबराहट में वह श्रुति के पीछे पीछे कमरे में आया और पूछा, क्या बात है श्रुति? श्रुति ने मलिन आवाज़ में जवाब दिया, तबीयत ठीक नहीं है। अभिषेक ने अपने आप को किसी तरह से नियंत्रित किया और अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मैंने सोचा तुम्हारी छुट्टी है तो मैं भी छुट्टी ले लूं। फ़ोन का जिक्र ना श्रुति ने किया और ना ही अभिषेक ने। अभिषेक चुपचाप गया, देखा जहाँ पर उसने फ़ोन छोड़ा था वह वहीं पड़ा था। थैंक गॉड, श्रुति ने कुछ नहीं देखा। सोचते हुए उसने गहरी सांस ली। एक सप्ताह इसी तरह चुपचाप बीत चुका था। श्रुति की खामोशी और अभिषेक से उसका खींचा खींचा सा रहना अभिषेक को विचलित करके रख दिया था। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या श्रुति सब कुछ जान गई है या फिर सचमुच में उसकी तबीयत खराब है? आशंकित और अनमना सा अभिषेक उस दिन श्रुति को ज़बरदस्ती समंदर किनारे अपने साथ खींच कर ले गया। शाम ढलने को थी। सूरज की लालिमा और समंदर की लहरों को चट्टानों से टकराते हुए देखती श्रुति बिल्कुल शांत अभिषेक से कुछ दूरी पर बैठी थी। अभिषेक उसके करीब आया और लगभग श्रुति को झकझोरते हुए बोला, श्रुति, अपनी चुप्पी तोड़ो प्लीज़। मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, मुझे मंजूर है, लेकिन कम से कम कुछ तो बोलो। श्रुति ने अभिषेक की तरफ बिना देखे आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी। अभिषेक, प्रेम शब्द का अस्तित्व मेरे जीवन में तुम्हारे कारण ही आया और जीवन इतना खूबसूरत लगने लगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विवाह के बाद एक ही छत के नीचे मैं अधिक कठिनाइयों से गुज़र रही थी, फिर भी
सारी विपरीत परिस्थितियों को मैं आराम से झेलती चली गई। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे साथ तुम थे, हर वक्त, हर घड़ी। अभिषेक विस्मित होकर उसे देख रहा था, चुपचाप। श्रुति ने फिर कहा, एक बात पूछूं अभिषेक, तुम्हें ऐसा कब लगने लगा कि तुम अकेले हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और तुम्हें भाभी जी की ज़रूरत पड़ गई? उसने रुकते हुए फिर कहा, नहीं भाभी जी नहीं, भाभी शब्द तो बहुत पवित्र होता है। मुझे यह कहना चाहिए कि तुम्हें दूसरी स्त्री की ज़रूरत पड़ गई। अभिषेक अचंभित था। वह सब कुछ समझ गया था कि श्रुति को सब कुछ पता चल गया है। अभिषेक, मैं चाहती हूँ कि तुम बोलो और खुलकर बोलो। मैं इस रिश्ते को कभी भी बोझ बनने नहीं दूंगी और यदि तुम्हारी इच्छा होगी कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो मैं ज़रूर चली जाऊंगी, किंतु पहले इस भटके हुए अभिषेक को सही राह पर लेकर ज़रूर आऊंगी। मैं हमेशा तुम्हें उसी रूप में देखना चाहती हूँ जिस रूप में मैंने कभी तुम्हें प्यार किया था, निर्दोष, ईमानदार और निर्मल। अभिषेक ने उसके होठों पर उंगली रख दी। छोड़ने की बात कभी मत करना श्रुति, मुझे माफ़ कर दो। मैं भटक गया था, मैं परिस्थितियों का शिकार हो गया था और कमज़ोर पड़ गया था। तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। घर गृहस्थी, तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा ही मायका, इन सब के बीच तुम्हें मेरे पास देने के लिए वक्त ही कहाँ है। इन सब के बीच तुम्हारे पास कहाँ मेरे लिए घड़ी दो घड़ी होती है। तुम तो नौकरी भी अपनी माँ और बहन के लिए करती हो। तुम्हारे जीवन में मैं कहाँ हूँ? इन सब के बीच में भाभी जी का अपनापन, मेरी परेशानियों को बांटना और मेरे लिए अपने घर परिवार को छोड़कर वह मेरे पास आती थी। मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिलने लगा। उनका अपनापन ही मुझे उनके करीब ले गया। मुझे तो बस यही लगता था कि तुम्हारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे शादी करना था। शादी हो गई, तुम्हारा मकसद ख़त्म हो गया। फिर तुम अपनी दुनिया में पूरी तरह रम गई। मेरी दुनिया? चौंक पड़ी श्रुति। हम दोनों के बीच में यह मेरी और तेरी कब से आ गया अभिषेक, बताओगे मुझे? जिस घर गृहस्थी की बात कर रहे हो वह सिर्फ अकेली पत्नी की नहीं होती। पति और पत्नी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। दोनों के सहयोग से ही गृहस्थी चलती है और बनती भी है। रही बात मेरी नौकरी और मेरा मायका, तो एक बात बताओ, अगर मेरी जगह पर तुम होते तो क्या करते? क्या अपने घर वालों को अकेला छोड़ देते उनकी तकलीफ़ों के साथ? क्या करते बताओ तुम मुझे। एक स्त्री जब अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है अपने पति के परिवार पर और उस परिवार को अपना लेती है, तब पति क्या इतना भी सहयोग नहीं कर सकता? अपने पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? विवाह के बाद तुम भी तो अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में व्यस्त रहे, लेकिन मैंने इसे तुम्हारी दुनिया कहाँ माना, हमारी दुनिया माना था। उस दुनिया में मैं भी शामिल रही और तुमसे ज़्यादा मैं कठिनाइयों में हमेशा रही हूँ। 3 नावों के पतवारों को मैंने थाम रखा है और तीनों नावों को सही दिशा देने का प्रयास तब भी कर रही थी और अब भी कर रही हूँ। तुम तो सिर्फ नौकरी करते रहे और उसी में व्यस्त रहे, वह भी मेरी मदद से। सब कुछ तुम्हें सही समय पर मिल जाता है। तुमसे ज़्यादा तो मैं परिश्रम कर रही हूँ, किंतु मैंने तो कभी भी अपनी परेशानियों को किसी तीसरे से बांटने की कोशिश नहीं की। मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैंने अपनी सारी परेशानियाँ केवल तुमसे बांटी। फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं बांटा? कर सकते थे ना तुम ये भी। एक बात बताओ, बाहरी दुनिया में कोई मुझे कितना भी अपनापन दिखाए, क्या वह तुम्हारी जगह ले सकता है? कभी नहीं। फिर तुमने मेरा स्थान किसी और को यूं ही कैसे दे दिया भला?
जिस तरह से लहरों का आना जाना नहीं रुक रहा था, उसी प्रकार से श्रुति भी बिना रुके बोले जा रही थी और अभिषेक उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। अभिषेक की नज़रें नीची थी, एक अपराधी के जैसी। एक और बात, इतने दिन से तुम्हारे मन में इतनी सारी बातें चल रही थी, तुमने खुलकर कहा क्यों नहीं? मुझसे तुम्हें इतनी सारी कमियां दिखाई दे रही थी, फिर तुमने उन कमियों को ठीक करने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या यह भी नहीं कर सकते तो तुम कभी तो खुलकर कहा होता कि तुम्हें मेरे मायके वालों से या दूसरों से परेशानी थी। विवाह के पहले से लेकर अब तक हमेशा तुम्हारी जो भी बातें अच्छी नहीं लगती, मैंने खुलकर विरोध किया है, तुम्हारे व्यक्तित्व को संवारा है। ऐसा नहीं किया कि तुम्हें गलत दिशा में भटकने के लिए छोड़कर किसी दूसरे पुरुष को अपनी दुनिया में बसा लेती या उसे अपने दुनिया में ले आई। मैंने ऐसे कभी नहीं किया। मैं भी नौकरी करती हूँ, अन्य पुरुषों के साथ मेरा भी उठना बैठना होता है, मैं भी उनके साथ काम करती हूँ, किंतु मेरी सोच तुम्हारी सोच जैसी क्यों नहीं हुई भला? दुनिया में हज़ारों लोग तुम्हारे आंसू पोंछने वाले होते हैं, इसका यह मतलब तो नहीं कि वह हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं और पति या पत्नी का स्थान लेते हैं। यह कैसे हो सकता है भला? किसी भी प्रगाढ़ रिश्ते में पारदर्शिता होनी ज़रूरी नहीं, बेहद ज़रूरी होती है। तभी उस रिश्ते में गांठ नहीं पड़ती है और ना ही गांठ पड़ने की गुंजाइश होती है। मेरे ख्याल से एक पति पत्नी के रिश्ते में अगर पारदर्शिता ना हो तो वह रिश्ता बहुत आगे तक नहीं चल पाता है। और अंत में एक बात और, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, कम से कम अब तक नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। भगवान के दरबार में भी जब भी जाऊंगी तो वहाँ भी मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दे दी और यह टीस जीवन भर रहेगी। मेरी दुनिया तो तुम थे अभिषेक, तुम्हारे सहयोग और सानिध्य के बल पर ही मैं 3 नावों की पतवार बनी। भले ही हम लोग जीवन भर साथ रहें, किंतु यह पीड़ा मुझे हमेशा खाती रहेगी कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे अस्तित्व और गुरूर को रौंद दिया है। किसी स्त्री के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता कि उसके होते हुए उसके पति की दुनिया में कोई दूसरी स्त्री का प्रवेश हो। एक तरह से जीते जी किसी की हत्या हुई है, तुमने मुझे मार दिया। कहते हुए श्रुति रो पड़ी। अभिषेक ने श्रुति के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, श्रुति, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती, गलती मेरी ही है, मैं गलत हूँ, तुम्हारा अपराधी हूँ, मैं भटक गया था। तुम्हें जितना रोना है रो लो, क्योंकि इसके बाद मेरे जीते जी कभी इन आँखों में आंसुओं की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। एक डरावना सपना समझकर इन सब चीज़ों को भूल जाओ, पिछला सब कुछ भूल जाओ। मेरे जीवन में हमेशा से तुम ही थी, तुम ही हो और केवल तुम ही रहोगी। वह सब कुछ पल का भ्रम था जो टूट गया। मेरी ज़िंदगी तो तुम ही हो, फिर कौन सी कृत्रिम ज़िंदगी में बाहर ढूंढने गया था मुझे पता नहीं। जब मन दुखी हो तब प्रेम और सहानुभूति आंसुओं के बांध को तोड़ देते हैं। लाख रोकने के बावजूद श्रुति के बांध टूट गए थे और वह रुक नहीं रहा था। अभिषेक और श्रुति घर लौट चुके थे। ग्लानि से भरा अभिषेक चुपचाप श्रुति के सिरहाने बैठा हुआ था। लेटी हुई श्रुति ने छत को निहारते हुए अभिषेक से कहा, सो जाओ अभिषेक, सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना है। अभिषेक ने श्रुति के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम भी सो जाओ श्रुति, तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है। नहीं, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, मुझे एक काम है, एक जिम्मेदारी मुझे और पूरी करनी है, श्रुति ने कहा। अभिषेक समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। उसने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम जो भी करोगी सही करोगी, हर जिम्मेदारी निभाने में तुम पूरी तरह से सक्षम हो।
सामने वाले गेट को देखकर अचानक अतीत से वर्तमान में लौट आई श्रुति। वह गाड़ी रोककर नीचे उतरी। चेहरे पर दृढ़ता लिए श्रुति ने कॉल बेल बजाया। दरवाज़ा खुला। श्रुति ने हाथ जोड़ा। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी शब्द पर जोर डालते हुए उसने घर के भीतर प्रवेश किया। भाभी जी ने श्रुति को ड्राइंग रूम में बैठाया और आदर सत्कार में लग गई। कहिए, कैसे आना हुआ, और वह भी अकेले? क्यों, अभिषेक जी कहाँ हैं? वे आपके साथ नहीं आए हैं? भाभी जी ने सहज होते हुए पूछा। क्या लेंगी आप, चाय या कॉफ़ी? मैं अभी बना कर लाती हूँ। श्रुति ने लंबी सांस ली और कहा, आप बैठिए और हम मुद्दे की बात करते हैं। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? क्या आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते? यह कैसा सवाल है? भाभी जी बुरी तरह चौंक पड़ी। भाभी जी, आपके विवाह को 10 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं। क्या आप अपने घर से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल हूँ। आपसे किसने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ? भाभी जी ने उत्तेजित होते हुए कहा। फिर दूसरों को क्यों असंतुष्ट कर रही हैं आप? क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे? आप जैसे लोगों ने ही समाज में स्त्रियों की गरिमा को ख़त्म कर दिया है। एक ही तरह का जीवन जीते जीते जब आप लोग ऊब जाती हैं तो दूसरे के घर में शायद ताक झांक शुरू कर देती हैं, सिर्फ अपने थोड़े से मनचलेपन को संतुष्ट करने के लिए किसी दूसरे का जीवन नर्क बना देती हैं। अपनी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में और अपनापन दिखाकर किसी रिश्ते में आग लगाने का काम क्यों करती हैं आप? कभी बैठकर यह नहीं सोचती कि आप लोगों के इस कृत्य से कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी? भाभी जी ने श्रुति की बात को बीच में ही काट कर कहा, मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। आपके पति अपने मर्ज़ी से मेरे पास आए थे, मैं उनके पास नहीं गई थी, समझी आप? जितना दोषी मेरा पति है उतना ही आप भी हैं। समाज में स्त्री और पुरुष का चारित्रिक पतन ही समाज को दिशाहीन बनाता है, यह तो आप जानती ही हैं। दुनिया में सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही है, किंतु व्यक्ति को बिना विवेक खोए हुए अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। किसी को भावनात्मक रूप से मदद करना अलग बात है, किंतु मदद करते करते किसी के जीवन में इतना मत प्रवेश कर जाओ कि वह मदद 2 परिवारों के लिए अभिशप्त बन जाए और एक श्राप बन जाए। श्रुति ने रूखेपन से कहा, आप अपनी कमियों को क्यों नहीं देख रही हैं? आपने ये नहीं सोचा कि आपके पति को आपको छोड़कर मेरे पास क्यों आना पड़ा भला? भाभी जी ने बुरी तरह कटाक्ष किया। आप एक स्त्री हैं, मेरे स्थान पर रहकर आप यह बताइए कि मेरी कमियां क्या हैं, मैं भी तो सुनूं आखिर। और भाभी की गरिमा को आप बखूबी समझती होंगी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि अगर मेरा पति राह भटक गया था तो आप उसे जीवन का ऊंच नीच समझा नहीं सकती थी, उसे सही राह पर लेकर आती और उसकी मदद करती। लेकिन आप तो उसे भटकने में और भी सहयोग दे रही थी, श्रेया ने गुस्से से कहा। अचानक भाभी जी ने उत्तेजित होते हुए कहा, बस चुप रहिए आप, मैं किसी को भटका नहीं रही थी। आपके पति ने अकेलापन महसूस किया, इसलिए मैं उनका अकेलापन दूर कर रही थी। उनके अकेलेपन को बांटा है मैंने उन्हें प्रेम और स्नेह दिया और कुछ नहीं। जब उन्हें प्रेम और स्नेह की ज़रूरत थी उस समय तो आप अपनी दुनिया में मशगूल थी। किसी को प्रेम और स्नेह देना बुरी बात नहीं है, किंतु आपने उस प्रेम और स्नेह की सीमा लांघी है। किसी के जीवन में यूं ही घुस जाना कभी भी सही नहीं होता। किसी के जीवन को तराश नहीं सकती तो कम से कम उसे विकृत तो मत बनाइए। और यदि आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं तो क्या आप दूसरों की खुशियाँ बिगाड़ेंगी, दूसरों की खुशियाँ छीन लेंगी?
दूसरों के आंसू का कारण मत बनिए। समाज में दूसरी औरत का तगमा लेकर क्यों घूमना चाहती हैं आप? बड़ी खुशी मिलेगी आपको उससे। कहते हुए श्रुति झटके से उठ खड़ी हुई। अब मैं जा रही हूँ। आप अपने अंतर्मन में झांक कर देखिएगा ज़रूर कि आप कितनी सही और कितनी गलत हैं। तब आपको पता चलेगा। बाहर जाने के लिए श्रुति मुड़ी ही थी कि भाभी जी की क्षीण सी आवाज़ उसे सुनाई दी। श्रुति, मुझे माफ़ कर दो। आपकी पारदर्शिता ने मुझे जीवन की गहरी सीख दी है कि किसी के भी जीवन में अनावश्यक प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपकी यह सीख मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। सुबह की धूप खिली खिली सी लग रही थी और शांत हवाओं ने बहना शुरू कर दिया था। श्रुति अब चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ने लगी अपने नए जीवन की ओर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपकी इस कहानी के बारे में कोई राय हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।